अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इन दोनों तरह की मोशन से आप पहले ही आगाह हो। सर्कुलर मोशन होती है कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है ना, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन होती है जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है। जैसा कि आपने स्पिनर देखा होगा, हम हाथ में स्पिनर पकड़ के उसको यूँ रोटेट करते हैं ना, तो उसकी रोटेशन हो रही है। सिमिलरली अगर मैं एक फ़ुटबॉल ले लूँ और उसको अपनी फिंगर्स के दरमियान प्रेस करके ऐसे घुमाऊँगा ना, तो वो उसकी रोटेशन हो रही है। तो इस चैप्टर में आपने चीज़ों को घूमते हुए पढ़ना है। या तो वो सर्कल में घूमेंगे या तो वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे। ये चैप्टर का नाम है। आज हम टॉपिक नंबर 3.1 कंप्लीट पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगुलर मेजरमेंट्स। बच्चों, ये जो एंगुलर टर्म है ना, ये सर्कुलर की रिप्लेसमेंट है। यानी आप चीज़ों को अब सर्कुलर नहीं कहोगे, आप उसके लिए टर्म यूज़ करोगे एंगुलर। क्योंकि जब चीज़ सर्कल में मूव करती है ना, तो वो सर्कल के सेंटर के ऊपर कोई ना कोई एंगल बना देती है। तो अब हम चीज़ों के साथ एंगुलर की टर्म यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप मज़ीद समझ आओगे। सबसे पहले आपने समझना है डिफाइन 1 रेडियन क्या होता है। ठीक है, आप इस सर्कल को देखें। इस सर्कल में मान लो एक पॉइंट पहले ए पोजीशन पर था और फिर वो ए पोजीशन से चला गया बी पोजीशन के ऊपर। अब ए पोजीशन से ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है। सेंटर ओ से ए के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस कहलाएगा। सिमिलरली सेंटर ओ से पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी उसका रेडियस ही कहलाएगा। अब जो ए से लेकर बी तक का फासला है ना बच्चों, दिस इज़ एन आर्क। आर्क क्या होता है? अगर आप कोई सर्कल बनाते हो ना, तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसकी बाउंड्री का, उसके सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा जो पार्ट है ना, वो एक आर्क है। जैसा कि ये मैंने एक आर्क बना दी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कट करूँगा तो बच्चे यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा भी एक आर्क है। ठीक है, तो आप यूँ देखें, पॉइंट ए से बी के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ ऑल्सो एन आर्क। ओके, अब ये जो आर्क है ना, ये सेंटर पॉइंट पर एक एंगल थीटा बना रही है। समझो ज़रा, ये जो ए और बी के दरमियान आर्क बनी है ना, ये सेंटर पॉइंट ओ पर एक एंगल थीटा बना रही है। अब आपने एक स्पेशल काम ये करना है कि ये जो आर्क की लंबाई है, मतलब आर्क का भी आप देखें ना कोई डिस्टेंस होगा। बच्चे, ये जो आर्क का डिस्टेंस है ये आपने लेना है रेडियस जितना। देखें ना, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है रेडियस। तो ये डिस्टेंस जो है रेडियस, इतने ही डिस्टेंस की आपने आर्क बनानी है। मतलब ए से बी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। ये स्पेशल केस है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? सुने, ये एक फार्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो S है ना, दिस इज द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब A से B के दरमियान जो आर्क है उसकी कितनी लेंथ है। ओके, R जो है वो इस सर्कल का रेडियस है और जो थीटा एंगल है वो एंगल रेडियन में है। मतलब आपने कॉमन यूनिट यूज़ किया हुआ है डिग्रीज, यानी इतने डिग्री एंगल है। लेकिन बच्चों एक और यूनिट होता है विच इज़ द रेडियन। तो ये जो थीटा एंगल हम ले रहे हैं ना, ये एंगल रेडियन में लेना है। ये एंगल किस में लेना है? रेडियन में। अब ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से अगर मैं थीटा को सेपरेट करता हूँ ना, तो थीटा के साथ जो R है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो उधर S के ऊपर R डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने वो जो स्पेशल केस आपको बताया है कि आर्क की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? रेडियस के इक्वल होनी चाहिए ना।
तो आर्क की लेंथ को मैंने क्या एस का नाम दिया है, तो फिर एस बी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे। दोबारा सुन लो, एस जो है वो आर्क की लेंथ है, ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया ये जो आर्क की लेंथ है आपने स्पेशली इसको रेडियस के बराबर रखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू आर। अब एस की जगह ऊपर भी आर आ गया, नीचे भी आर आ गया, तो आर आर से कट गया। जब कट गया तो ये रह गया 1, ये क्या रह गया 1, तो थीटा कितना आ गया 1। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि ये जो थीटा हम ले रहे हैं ये एंगल रेडियन में है, इसका यूनिट क्या है रेडियन, तो फिर 1 रेडियन, थीटा कितना आ गया 1 रेडियन आ गया। ओके, तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। हम कहेंगे थीटा एंगल 1 रेडियन तब होगा जब एक सर्कल में आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगी। और फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वहाँ से थीटा सेपरेट करना, एस ओवर आर आ जाएगा, कैंसिल कर देना क्योंकि दोनों सेम है, एस इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो थीटा बच जाएगा 1 और 1 यूनिट उसका रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहली एंगुलर मेजरमेंट को शुरू करते हैं विच इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझाने से पहले ना आपने रिवीजन करनी है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आप मैट्रिक तक पढ़ते हो ना उसके। लेट सपोज बच्चों मैं एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पर जाना चाहता हूँ। अब मैं इसको पहुँचाने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1 स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। नंबर 2 एक कर्व्ड पाथ और जो कि थोड़ा लॉन्ग भी है, ये वाला जिसको मैंने ब्लैक डॉटेड से शो किया है। अब जो ब्लैक डॉटेड पाथ है ना विच इज़ यूजुअली कर्व्ड एंड लॉन्गर पाथ है, ये पाथ डिस्टेंस एस कहलाता होता है। जबकि ये जो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट पाथ है ना इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वाली चीज़ ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ विच हैज़ द डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसकी एक और डेफिनेशन है। हम कहेंगे कि चेंज इन पोजीशन, हम क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब देखो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बॉडी जा रही है तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और इस प्रोसेस के दौरान डायरेक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। यानी हमें बताना पड़ेगा कि हम पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है किसी सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैंने क्या बोला था ऊपर, ये जो एंगुलर टर्म है ना ये सर्कुलर की जगह पे काम करेगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है सर्कुलर पाथ में तो उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये 2 डायग्राम समझनी है। सबसे पहले एक पॉइंट P है जो कि इस तरफ मूव कर रहा है जैसा कि एरो में दिखाया गया है एक सर्कुलर पाथ में, रेड कलर के सर्कल में। अब ये जो पॉइंट P है ये O सेंटर पॉइंट से R यानी रेडियस के डिस्टेंस के ऊपर है। मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ P1 का, यानी ये जो इसकी पोजीशन है ना, P यानी पोजीशन भी कह सकते हो, ये जो इसकी पोजीशन है ना ये फर्स्ट पोजीशन है, पहली पोजीशन है। अब ये पहली पोजीशन से इस P1 पॉइंट से अगले पॉइंट P2 तक मूव कर जाता है। तो यहाँ पर XY प्लेन बना लेना है। सेंटर O पॉइंट से ओरिजोनटल X एक्सिस होगा और जो वर्टिकल होगा वो Y एक्सिस होगा। तो P1 और X के दरमियान जो एंगल है ना बच्चे वो थीटा एंगल है। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो मैंने ये थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन
0.1 से 0.2 के दरमियान जो एंगल है वो डेल्टा थीटा है। उसको क्या नाम देंगे? डेल्टा थीटा का मतलब चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। ये जो डेल्टा थीटा है ना, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना। एंगुलर का मतलब है कि वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो, तो ये बॉडी 0.1 पर पहले से मौजूद थी, ठीक है, और उसने अपनी पोजीशन चेंज की फ्रॉम 0.1 टू 0.2। इस दौरान जो एंगल बना ना वो डेल्टा थीटा बना है, क्योंकि थीटा एंगल तो पहले से एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, वो तो पहले ही P1 के ऊपर है ना। तो पोजीशन चेंज कहाँ पे हो रही है? फ्रॉम P1 पॉइंट टू P2 पॉइंट, ठीक है। तो हम कहेंगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है, यानी चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। और यही चेंज इन एंगल दरअसल चेंज इन पोजीशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगल डेल्टा थीटा, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यस, एंगल डेल्टा थीटा डिफाइंस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही बात की मैंने, ऑफ ओ पी। देखिए ना, ओ सेंटर पॉइंट था और पी उस पॉइंट का नाम है जो सर्कल में मूव कर रहा है। ऑफ ओ पी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, मतलब P1 से P2 तक जाते हुए उसको जो टाइम इंटरवल लगा उसका नाम डेल्टा टी है। सिंपल। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, ये बात समझने वाली है। कह रहा है कि अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तब जाके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होनी है? वेक्टर क्वांटिटी होनी है। इस बात को समझे ज़रा। मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट है ये वाला P1 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है P2। आपको पता है ना कि एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है। इसका मतलब है कि एक सर्कल में 360 मर्तबा डायरेक्शन चेंज होती है। तो अगर ये P1 और P2 पॉइंट बहुत दूर दूर होंगे ना, तो P1 की डायरेक्शन टेंजेंट के गिर्द ये वाली बनेगी और P2 की डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी, मतलब इनकी डायरेक्शन में फ़र्क आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन होती है एट वन पॉइंट। तो हमने क्या करना है, फिर हमने P1 पॉइंट और P2 पॉइंट को बहुत करीब लेके आना है, इतना करीब कि उनके दरमियान जो एंगल बने ना डेल्टा थीटा, बहुत छोटा बने। ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन आएगी। तो ये बात उसने की है फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, इसका मतलब है कि पॉइंट्स बहुत करीब होंगे, तो क्या होगा? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तब हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी एक डायरेक्शन आ रही है। अगर उसकी एक डायरेक्शन आ रही होगी तो वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साइंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ना दो साइन हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब आपने पढ़ा हुआ है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखें, ये जो 12 है ना, मतलब एक क्लॉक में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। जो क्लॉक की नीडल होती है ना, वो 12 से अपना सफ़र शुरू करती है और वो 3, 6, 9 और दोबारा 12 ये वाली डायरेक्शन की तरफ चलती है। तो ये डायरेक्शन कहलाती होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉक की सुई की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। और अगर डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है ये वाली, तो उसको बोला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर डेल्टा थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। मेरी बात समझो, अगर बॉडी सर्कल में, क्योंकि बॉडी ने आफ्टर ऑल इस चैप्टर में सर्कल में मूव करते रहना है, अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज,
तो हम डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कौन सा सिंबल देंगे, पॉजिटिव। और अगर बॉडी मूव कर रही है क्लॉकवाइज तो हम ऑपोजिट, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो नेगेटिव सिंबल मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एक और बात कि एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दोनों सेम मतलब देते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा ना कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे होनी है सुनिए ज़रा। ये जो पॉइंट P है ना, ये सर्कल में मूव कर रहा है। मैंने ये एरो से इसकी डायरेक्शन बताई है, क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आप जब कंपेयर करेंगे ना तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये पॉइंट P एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस सर्कल में। अब जो सर्कल का सेंटर है ना, उसके ऊपर एक सीधी लाइन इमेजिन कर लो बच्चों। ये सीधी लाइन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो स्ट्रेट लाइन होती है जिस लाइन के गिर्द कोई भी बॉडी मूव करती है। तो ये जो सीधी वाली लाइन है, ये वाली ब्लैक सी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने क्या करना है, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने दाएं हाथ में ऐसे पकड़ लेना है। मान लो ये सीधी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैंने इसको अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। अब इसको ऐसे पकड़ा जा सकता है कि मेरा थंब ऊपर हो, या इसको ऐसे पकड़ा जा सकता है कि मेरा जो थंब है वो नीचे हो। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। आप कैसे पकड़ोगे, आपने जो अपने फिंगर्स है ना, ये थंब है और ये 4 फिंगर्स हैं, आपने इन चारों फिंगर्स को जो बॉडी की रोटेशन है ना उसके हवाले से रखना है। यानी अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो आपने उसको अपनी चारों फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करना है, यानी घुमाना है। अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो आपने अपनी चारों फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो फिर आपका जो थंब है वो ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। तो अब इस साइड पर देख लो, ये जो पॉइंट है ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है। इसकी डायरेक्शन देखो ना यहाँ पे, तो ये ऐसे मूव कर रहे। मैंने भी अपनी फिंगर्स को ऐसे ही मूव करना है। फिर जब मैंने उसको ऐसे मूव किया तो मेरा थंब ऊपर की तरफ है, और जहाँ पर आपके थंब की डायरेक्शन होगी ना वहीं पर डायरेक्शन होनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मेरी बात समझो, आपने बॉडी जिस तरह से मूव कर रही है वैसी ही अपनी फिंगर्स को मूव करवाना है। आपका जो थंब होगा वो जिस तरफ होगा उसकी डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ओके, तो देखें, कहता है ग्रैस्प यानी पकड़ ले, किसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सीधी लाइन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने दाएं हाथ में पकड़ लें, इन द राइट हैंड। ये राइट हैंड रूल है, बाएं हाथ में नहीं पकड़ लेना। ठीक है, इन राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्लिंग इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी आपकी ये जो फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करेगी, यानी मूव करेगी, रोटेट करेगी। द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपका जो थंब होगा, अंगूठा होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ओके, नाउ यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है ना, तो डेल्टा थीटा मीन्स ये एक तरह का एंगल है। अब एंगल के यूनिट्स क्या होने हैं बच्चों, एंगल के 3 यूनिट होते हैं। नंबर 1 डिग्री, आपने पढ़ा ना 10 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये डिग्री एंगल का यूनिट है। ओके, नंबर 2 रेडियन, ये जो पीछे पढ़ के आए हो, एंड नंबर 3 रेवोल्यूशन। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन में से SI यूनिट कौन सा है, तो अगर आप डिग्री सोच रहे हो ना तो ये गलत है, क्योंकि SI यूनिट रेडियन है। ये क्या है, SI यूनिट है। तो मैंने स्टार्ट में इस लेक्चर में 1 रेडियन को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। अब मेरी बात सुनो, हम रेवोल्यूशन पे थोड़ी सी बात करेंगे।
रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर। तो अगर बॉडी एक कंप्लीट सर्कल में एक बार मूव करती है ना, तो वो 1 रेवोल्यूशन मूव कर रही है। यानी अगर कोई बॉडी यहाँ से चलती है और वो घूम के पूरा सर्कल कवर करके वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो उसने 1 रेवोल्यूशन कवर किया। अब बच्चे, एक रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो पता है ना कि एक पूरे सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। तो पूरे सर्कल मीन्स एक रेवोल्यूशन। ओके, सो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। अब हमने ये पता करना है कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं, तो इसका सुनिएगा ज़रा। आपने पढ़ा है S इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला पहला फार्मूला पढ़ाया मैंने। थीटा एंगल जो है वो रेडियन में है, तो अगर आपने इसको मालूम करना है तो फिर आर उधर जाके S ओवर आर हो जाएगा और ये आ जाएगा थीटा इन रेडियन। ओके, S क्या है? आर्क का डिस्टेंस। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस हैं। एक रेवोल्यूशन का मतलब है पूरा एक चक्कर। अब एक पूरा चक्कर बराबर होता है 2 पाई आर के, यानी एक पूरी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, वो 2 पाई आर के इक्वल है। तो ये जो डिस्टेंस या आर्क की लेंथ है ना, अब ये बराबर आएगी 2 पाई आर के। ओके, डिस्टेंस ये कब की बात हो रही है? जब एक पूरा चक्कर काटा जा रहा है, तो पूरे चक्कर का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। और बटे के नीचे भी क्या है? आर है। अब ये आर और ये आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई। थीटा कितने आ जाएगा? 2 पाई। और ये थीटा किस यूनिट में है? ये बार बार बात हो चुकी है, ये रेडियन के यूनिट में है। तो यहाँ पर समझ लगी कि जो एक रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है, और 360 डिग्री एंगल के बराबर होता है 2 पाई रेडियन। यानी मैंने तीनों एंगल्स को रिलेट किया है। एक रेवोल्यूशन, ये थोड़ा सा ऊपर कर लो, एक पूरा चक्कर, उसमें 360 डिग्री एंगल होता है, और रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन होता है। अब मैंने क्या किया? रेवोल्यूशन को डिग्री से मैंने ताल्लुक़ बनाया, फिर मैंने रेवोल्यूशन का ताल्लुक़ बनाया रेडियन के साथ। अब मैंने ताल्लुक़ बनाना है डिग्री का, ये डिग्री का रेडियन के साथ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर है कि 360 डिग्री, इसको बॉक्स कर लेते हैं छोटा सा। हाँ जी, 360 डिग्री, सॉरी ये 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के। तो अगर मैं 2 पाई जो रेडियन के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो 2 पाई हो जाएगा डिवाइड। तो 360 डिग्री ओवर 2 पाई इज इक्वल टू, इधर बच गया रेडियन, 1 रेडियन लिख दूँ ना, क्योंकि जब सारा कुछ उधर चला गया तो 1 बच गया। अब देखें 360 डिग्री तो वैल्यू उसकी 360 रहेगी। 2 पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको पता है ना 3.14 होती है, तो 2 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 360 पर डिवाइड करें तो ये आंसर निकलेगा 57.3 डिग्री, क्योंकि ये आंसर आ रहा है डिग्री में। तो 1 रेडियन किसके बराबर है? 57.3 डिग्री के बराबर है। तो फिर मैंने यहाँ पर 1 रेडियन और 57.3 डिग्री का ताल्लुक़ बना लिया। ओके, लास्ट बात सुन लो, ये रिलेशन याद रखना है और ये वाला रखना है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ओके, अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं जो अभी टॉपिक पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका सिंबल क्या है, तो आपने कहना है डेल्टा थीटा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, उसका सिंबल डेल्टा थीटा है। तो सिमिलरली जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, उसका सिंबल है ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है, ये इस तरह का एक सिंबल आप मैथ में भी पढ़ के आए हो, दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अच्छा, एंगुलर टर्म की मैंने आपको क्या पहचान बताई है कि एंगुलर टर्म का मतलब है
सर्कल में जो चीज़ मूव कर रही है ना वो। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी, ऐसी बॉडी की वेलोसिटी जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी से पहले आप नॉर्मल वेलोसिटी को ज़रा रिवाइज कर लें। वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ या कितनी स्लो मूव कर रही है। ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, एज यू ऑलरेडी नो। तो अगर वेलोसिटी का मतलब है कि कोई बॉडी कितनी तेज़ या कितनी स्लो मूव कर रही है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होना चाहिए कि कोई बॉडी कितनी तेज़ या कितनी स्लो सर्कल में मूव कर रही है, क्योंकि एंगुलर का मतलब क्या है, सर्कल। तो कोई बॉडी कितनी तेज़ या कितनी स्लो सर्कल में मूव कर रही है। सो एंगुलर वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज रोटेटिंग या मूविंग इन द सर्कल। ओके, अब आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला रिवाइज करना है। वेलोसिटी बराबर होता था डेल्टा डी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या आप यूँ भी कह लेते थे कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। बहरहाल ज़्यादा अच्छा है कि आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करें। ओके, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब फिज़िक्स में ये बटा आता है और उसके नीचे टाइम आता है, तो हम इसको कहते हैं रेट। हम इसको क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, रेट का। तो वेलोसिटी बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुनो, वेलोसिटी बराबर है रेट, ये बटा और टाइम रेट कहलाता है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये इतनी सी डेफिनेशन है। अब सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एवी यानी एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू रेट मीन्स बटा और उसके नीचे टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये हो गया रेट। ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क समझना है। एवरेज का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। अगर आप कह रहे हो कि मैं, एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल लाहौर और दूसरा पॉइंट है फैसलाबाद, मैं लाहौर से फैसलाबाद गया हूँ और मैंने गाड़ी की स्पीड रखी है फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 120 किलोमीटर पर आवर, लेट्स सपोज। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पर लाहौर से फैसलाबाद पूरे रास्ते में 120 पे गाड़ी चलाई है। रास्ते में बाज़ों का जंप भी आ जाते हैं और बाज़ों का जो है वो स्मूथ रास्ता होता है, तो शायद इससे भी थोड़ी तेज़ चल जाए। तो फिर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। मैंने पूरे अपने सफ़र के दौरान डिफरेंट स्पीड्स निकाली, डिफरेंट वेलोसिटीज़ निकाली और उनका मैंने एवरेज किया, और एवरेज मैंने कह दिया 120 है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस होता है ऑन वन पॉइंट, एवरेज होता है कि आप 2-3 वैल्यूज़ या 2-3 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ का लेके उनका कोई दरमियान वाला पॉइंट निकाल लेते। इंस्टेंट होता है बच्चों लम्हा, इंस्टेंट की उर्दू क्या होती है, लम्हा। तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट की या एक लम्हे की एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज मीन्स एक पूरे जर्नी की एंगुलर वेलोसिटी, एक पूरे सफ़र की एंगुलर वेलोसिटी, जबकि सफ़र में एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। ओके, सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस, INST इंस्टेंटेनियस की शॉर्ट फॉर्म है। अब ये कैसे अचीव होगी, आपने लिखना है ओमेगा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू, फार्मूला तो सेम रहेगा, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। टाइम के साथ डेल्टा टी लिख दिया, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, टाइम इंटरवल ले रहे हो। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिमिट लगा देनी है, लिमिट लगा देनी है कि जो डेल्टा टी है ना वो अप्रोच हो जाए ज़ीरो को। ये बात सुने ज़रा बच्चे, जब मैं लाहौर से फैसलाबाद गया फॉर एग्जांपल, मुझे पहुँचते हुए 3 घंटे लगे, 3 आवर्स, तो डेल्टा टी की कितनी वैल्यू हो गई, 3 आवर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि डेल्टा टी हो जाए ज़ीरो, तो मान लो मैंने एक कदम बढ़ाया ही होगा, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर,
मैंने मुश्किल एक कदम बढ़ाया होगा तभी इतने टाइम में डेल्टा टी ज़ीरो होगा। तो ये एक पॉइंट ही हो गया ना। तो इंस्टेंटेनियस मैंने क्या बोला, एक लम्हे की वेलोसिटी या एक पॉइंट की वेलोसिटी। तो पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि टाइम गुजरा ही ना हो, आप वहीं पर खड़े रहें तो टाइम नहीं गुजरेगा, ठीक है, मतलब अभी टाइम गुजरा ही ना हो, आप वहीं पर खड़े होंगे। तो फिर डेल्टा टी को क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ये आपने एक लिमिट लगा दी है। तो फिर अगर आप डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी करते हैं तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। अच्छा, अगली बात क्वांटिटी की बात करें तो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूँकि नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो भी डायरेक्शन रखती है, वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन है उसका सेम मेथड है राइट हैंड रूल वाला, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अभी पढ़ के आए हो ना, कि आपने कर्ल करना है, बॉडी सर्कल में मूव करेगी ना आफ्टर ऑल, तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है। आपका जो ये जो थंब है ये बताएगा किसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। यही थंब आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देता है और सेम थंब आपका एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी देता है। अब ऐसे यूनिट का सुनिएगा ज़रा, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बराबर है डेल्टा थीटा ओवर टाइम। डेल्टा थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। रेडियन ओवर टाइम का यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, मैंने बताया था रेडियन एसआई यूनिट है, डिग्री या फिर रेवोल्यूशन एसआई यूनिट नहीं है। अच्छा, एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड। उसके बाद अदर यूनिट यानी एसआई के अलावा भी कोई यूनिट है, हाँ, उसका नाम है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड और अदर यूनिट है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसको कहते हैं आरपीएम, आर फॉर रेवोल्यूशन, पी फॉर पर, एम फॉर मिनट। रेवोल्यूशन इज नॉट द एसआई यूनिट, मिनट टाइम का एसआई यूनिट नहीं है। बहरहाल ये मिला के अदर यूनिट बन जाएगा एसआई के अलावा। अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फ़ा से शो करते हो, इस सिंबल का क्या नाम है, अल्फ़ा। ओके, अब एंगुलर एक्सेलरेशन को समझाने से पहले आप ज़रूरी है कि सिंपल एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन कर लें। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको ए से ज़ाहिर करते हैं ना, ये बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो मैं इसको फिर लिख लेता हूँ ना, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम के। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है जब चेंज इन वेलोसिटी होती है और टाइम के लिहाज से। तो ये वही वाली बात होगी, यहाँ पर बटा आ रहा है और बटे के नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा, मैं इसको रेट पढ़ूंगा। तो मैं कहूँगा दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए ना, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो अगर वही वाली वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। सो नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चीज़ कहाँ पर देखी, व्हेन वी टर्न ऑन अ फैन। आप घर में हो, छत वाला पंखा बंद है, आप क्या करते हो, पंखा आके चलाते हो, तो क्या होता है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखिए ना, जब पहले वो पंखा रुका हुआ था ना, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि वो सर्कल में नहीं घूम रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो है। लेकिन जैसे वो चल रहा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाता चला जाता है, यानी वो स्पीड पकड़ता जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम इसको बोलेंगे चेंज हो रही है ना एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और रेट मीन्स टाइम भी गुजर रहा है, तो फिर वहाँ पर पैदा हो रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, so when we turn on a fan, its angular velocity goes on increasing, so angular acceleration is produced. Okay, now average angular acceleration फार्मूला तो सेम है, क्या भला, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से करेंगे, ए वी यानी एवरेज,
बराबर होगा रेट मतलब बटा और नीचे उसके टाइम, चेंज यानी डेल्टा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा कह के आए हैं एंगुलर वेलोसिटी को। सो डेल्टा ओमेगा ओवर टी इज इक्वल टू अल्फा एवरेज। ओके, नाउ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एक लम्हे का, एक पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो कैसे निकलेगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर टी। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिमिट लगा देनी है, आपने एक लिमिट लगानी है कि जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, मतलब कोई टाइम गुजरे ही ना तो फिर वो एक लम्हे का, एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। नाउ क्वांटिटी की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेम इज द केस फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यूनिट सुने जरा, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा ओमेगा ओवर टी के। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, इसका यूनिट मैंने आपको क्या पढ़ाया, रेडियन पर सेकंड, ओवर टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाके हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड ऊपर पहले मौजूद है ये वाला, और ये सेकंड ऊपर जाके ये भी पर सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा का यूनिट है, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा का एसआई यूनिट है। अच्छा बच्चों, अभी हम लास्ट पेज पे हैं, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डेवलप रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। देखिए आपने 3 वेरिएबल पढ़े हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और फिर आज पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है ना वो लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है किसी एक सीधी लाइन में बॉडी जब जा रही होती है ना उसको कहते हैं लीनियर मोशन। तो अगर सीधी लाइन में डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी, और उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन। ओके, और अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और बात, लीनियर की बजाय आप एक और टर्म यूज़ करते हैं ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल का मतलब भी होता है सीधी लाइन में। तो अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर या ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, सेम लाइक वेलोसिटी एंड सेम लाइक एक्सेलरेशन। अब आपने लीनियर चीज़ों और एंगुलर चीज़ों के दरमियान एक रिलेशन बनाना है। ये वाला फार्मूला तो आपने ज़ुबानी याद कर लेना है, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन बना बनाया है। ये कैसे बना बनाया है देखें ज़रा, ये जो S है ना डिस्टेंस है, या आप इसको डायरेक्शन देकर डिस्प्लेसमेंट बना सकते हैं। ये क्या आपने बना दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो जो थीटा है वो क्या चीज़ है, थीटा तो बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये रिलेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है बिटवीन द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर इज़ द रेडियस, यानी वो बॉडी जिस सर्कल में मूव करेगी उसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा, तो वो आर की वैल्यू यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, इससे 2 रिलेशन बनाने हैं, एक वेलोसिटीज़ का और एक एक्सेलरेशंस का। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को टाइम के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो ये बन जाएगा S ओवर टी, इस साइड पे आ जाएगा आर थीटा ओवर टी। ये कर सकते हो ना, दोनों साइड को सेम काम कर सकते हो। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ये अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। ये पढ़ा ना अभी, पहले पढ़ के आए हो कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वेलोसिटी, इज इक्वल टू आर अपनी जगह पे आ जाएगा, थीटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप देखें इन दोनों रिलेशन में एक तरह की तरतीब है। तरतीब क्या, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे
लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इधर और इधर लीनियर वेलोसिटी है, मतलब लीनियर चीज़ें हैं। राइट साइड पे इधर पहले रेडियस आ रहा है, इधर भी रेडियस आ रहा है, उसके बाद एंगुलर चीज़ है और एंगुलर चीज़ है। तो अगर हम इन दोनों की सिमेट्री को देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ए है ना वो बराबर होगा आर अल्फ़ा के। अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये जो थर्ड रिलेशन है ये पहले दो की एक तरतीब को देखकर आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन आपने याद रखने, बड़े काम के हैं। नंबर 1 S इज इक्वल टू आर थीटा, नंबर 2 V इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड नंबर 3 A इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, लास्ट चीज़ आज की करेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। आपने पढ़ी ना इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती हैं। अब अगर वो चीज़ सर्कल में मूव कर रही हो तो हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। ये जो 3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं ये लीनियर वाली लिखी हैं, यहाँ से आप एंगुलर वाली को बनाएंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें VF यानी फाइनल वेलोसिटी तो आप लिखेंगे ओमेगा F। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। F यानी फाइनल इज इक्वल टू VI यानी इनिशियल वेलोसिटी तो आप लिखेंगे ओमेगा I यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस A की जगह आप क्या लिखोगे? अल्फा। A एक्सेलरेशन है ना तो A की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और T की जगह T आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। सेकंड कैसे बनेगी? देखो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख देंगे। ओके, इज इक्वल टू VI की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा I इंटू टी प्लस 1/2, ये सच आ गया, इंटू A की जगह अल्फा आ गया, इंटू T का स्क्वायर, तो ये T का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टू A एक्सेलरेशन को अल्फा लिख देंगे, S यानी डिस्प्लेसमेंट को थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाएगा, इज इक्वल टू V यानी ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर ओमेगा I का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक है आपका लेक्चर नंबर 1।